हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। पोकाहांटस, वह गोदी जहाँ सुज़ैन कॉन्स्टेंट लंगर डाले हुए थी, गतिविधि से भरपूर थी। यह वह दिन था जब वह उपनिवेशवादियों के अपने बहादुर दल के साथ लंदन से नई दुनिया के लिए रवाना हुए थे। उनमें से 3 लोन, बेन और थॉमस ने यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक होकर अपनी आंखों में आंसू के साथ अपने परिवारों को अलविदा कहा। उनका एक अन्य दल, जॉन स्मिथ, पुल पर था। आखिरी बार सामने आने वाले जॉन रैटक्लिफ थे, जो नई दुनिया के महत्वाकांक्षी गवर्नर थे। वह अपने नौकर विगिन्स के साथ जहाज पर चढ़ गया, जो रैटक्लिफ के कुत्ते पसी नाम के एक बिगेल पग को ले जा रहा था। सुसान कॉन्स्टेंट ने पाल फहराए और उसे संभाल लिया। कई महीनों की यात्रा के बाद जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया। पुल पर एक बड़ी लहर आई और जॉन स्मिथ के दोस्त थॉमस को पानी में ऐसे खींच ले गई जैसे वह कोई साधारण खिलौना हो। रुको, थॉमस! जॉन स्मिथ तेज हवा का एक नया झटका सहते हुए चिल्लाया। जबकि चालक दल के बाकी सदस्य भय से स्तब्ध थे, बहादुर जॉन स्मिथ ने अपनी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांधी और कुछ क्षण बाद समुद्र में कूद गए। उन्हें जहाज पर चढ़ा दिया गया। हंगामा सुनकर रैटक्लिफ पुल पर प्रकट हुआ। निराश मत हो, लड़कों, कहा, पुरुषों के लिए जल्द ही हम नई दुनिया में पहुंचेंगे। और याद रखें कि वहां हमारा क्या इंतजार है। स्वतंत्रता और कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि रक्त पिपासु भारतीयों का एक समूह भी हमें नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद रैटक्लिफ लौट आया उसके केबिन में। भारतीयों को मुझ पर छोड़ दो। जॉन स्मिथ मुस्कुराए। क्या आपको लगता है कि वे हमारे लिए समस्याएं पैदा करेंगे? लोन ने पूछा। बेन ने घोषणा की, इतने नहीं जितने स्मिथ उनका कारण बनेंगे। अटलांटिक के दूसरी ओर, इस बात पर संदेह किए बिना कि सुसान कॉन्स्टेंट सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था, भारतीय योद्धाओं का एक समूह युद्ध के बाद भारतीय गांव के काटा बुद्धिमान जादूगर और बाकी जनजाति में घर लौट रहा था। ग्रेट चीफ पोहाटन और उनके सबसे बहादुर योद्धा कोकम का स्वागत किया। पोहाटन ने उस भीड़ को स्कैन किया जो उनकी बेटी पोकाहोंटस की तलाश में उनका स्वागत कर रही थी। हमेशा की तरह पोकाहोंटस अपने 2 मिलनसार दोस्तों, मिको, एक स्नूपी रैकून, और फ्लिट, एक सुरक्षात्मक हमिंगबर्ड के साथ रोमांच की तलाश में निकली थी। फुर्तीली और तेज युवती झरने के बगल में अपनी पसंदीदा चट्टान की ओर जा रही थी। जैसे ही उसने शानदार परिदृश्य को देखा, हवा ने उसके चमकदार काले बालों की लंबी चोटियों को झकझोर कर रख दिया। अचानक उसकी सबसे अच्छी दोस्त नाकोमा की डोंगी से उसे बुलाने की आवाज से सन्नाटा टूटा। नीचे आओ, पोकाहोंटस, तुम्हारे पिता वापस आ गए हैं। वह आखिरकार वापस आ गए, फ्लिट। वह सड़क पर दौड़ते हुए बहुत खुशी से बोली। जब पोकाहोंटस चट्टान के अंत में लौटा तो मिको और फ्लिट पहले से ही उसके पीछे जा रहे थे। नाकोमा में शामिल होने के लिए उसने खुद को झरने के अंत में पूल की ओर चट्टान पर सिर के बल फेंक दिया। कुछ क्षण बाद चकित मिको और चिंतित फ्लिट उस तक पहुंचने में कामयाब रहे। पोकाहोंटस हल्की सी छींटों के साथ पानी में डूब गई और डोंगी के नीचे गायब हो गया। उसने नाव को धक्का दिया और नाव को पलट दिया, जिसमें नकोमा भी सवार था। हंसते हुए दोनों युवतियों ने डोंगी घुमाई और बैठ गईं। तुम वहां क्या कर रहे थे? नाकोमा ने पूछा। मैं उस सपने के बारे में फिर से सोच रही थी। मुझे यकीन है कि इसका कुछ मतलब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या हो सकता है, पोकाहोंटस ने कहा। शायद आपको अपने पिता से पूछना चाहिए, नाकोमा ने सुझाव दिया। आप सही कह रहे हैं,
पोकाहोंटस ने कहा, चलो, अपने पिता से मिलने के तुरंत बाद। पोकाहोंटस ने उन्हें बताया कि उसके सपने ने उसे चेतावनी दी थी कि कुछ रोमांचक होने वाला है। उसके पिता मुस्कुराए, वास्तव में, कुछ रोमांचक होने वाला है। कोकम, उसने मुझसे आपका हाथ मांगा। पोकाहोंटस अभिभूत हो गया। हालांकि कोकम एक योद्धा था, मजबूत और बहादुर, वह उससे शादी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन, पिताजी, पोकाहोंटस ने विरोध किया। मुझे विश्वास है कि मेरा सपना मुझे दूसरा रास्ता दिखाता है। जवाब में, पोहाटन ने अपनी बेटी को मोतियों का हार दिया, जो उसकी मां ने कई साल पहले उसकी शादी के दिन पहना था। उसने उसे उसके गले में डालते हुए कहा, यहाँ तक कि पहाड़ों की जंगली धारा को भी एक दिन महान शांत नदी में शामिल होना होगा। बाद में, पोकाहोंटस ने मिको के सामने कबूल किया। वह चाहता है कि मैं नदी की तरह शांत रहूं, लेकिन मेरे लिए नदी में कुछ भी शांतिपूर्ण नहीं है। ये लगातार चलता रहता है, और हर मोड़ के बाद इसे कुछ नया और रोमांचक मिलता है। गहरी सोच में, पोकाहोंटस जंगल में उस विशेष स्थान पर पहुंची जहां दादी विलो रहती थी, एक जादुई और बहुत बुद्धिमान पेड़। युवा भारतीय ने अपना सपना अपनी सहेली को बताया। मैं जंगल से होकर भाग रहा हूँ, पोकाहोंटस ने शुरू किया, और मेरे सामने एक तीर है। ये तेजी से घूमता रहता है और तेजी से घूमता रहता है जब तक कि यह अचानक बंद नहीं हो जाता। फिर मैं जाग जाता हूँ। इसका क्या मतलब है, दादी विलो? मुझे ऐसा लगता है कि घूमता हुआ तीर तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा रहा है, बूढ़े पेड़ ने उत्तर दिया। और मेरा रास्ता क्या है? मैं इसे कैसे ढूंढूंगी? पोकाहोंटस जारी रही। एक बार तुम्हारी माँ ने मुझसे वही सवाल पूछा था, और मैंने उनसे कहा था कि सुनो, प्रिय लड़की, तुम्हारे आसपास आत्माएं हैं। वे धरती पर, जल में, आकाश में रहते हैं। यदि आप उनकी बात सुनेंगे तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। उसी समय एक मंद मंद हवा चलने लगी जो तीव्रतर होती गई। पोकाहोंटस दादी विलो की शाखाओं पर चढ़ गई। ये सुनने की कोशिश कर रही थी कि हवा उससे क्या कहना चाहती थी। जैसे ही उसने पेड़ों की ओर देखा, उसे दूर से अजीब सफेद बादल घूमते दिखे। जहाज पर रैटक्लिफ स्मिथ को अंतिम समय में निर्देश दे रहा था। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि जो भारतीय हमें मिलेंगे वे हमारे मिशन में बाधा न डालें, स्मिथ ने उससे कहा। चिंता मत करो, मुझे पता चल जाएगा कि उन्हें कैसे संभालना है। जैसे ही जहाज तट के पास पहुंचा, पोकाहोंटा तट के पास एक चट्टान पर चढ़ गई। जब वह शिखर पर पहुंची तो उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वह अपनी जमीन के जंगलों और पानी को पूरी तरह से जानता था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं देख पाया था। वहां वे थे, और अब बहुत करीब, अजीब बादल जो मैंने पहले देखे थे। वे हवा में लहराते हुए सुसान कॉन्स्टेंट की पाल थे। बसने वाले जहाज को तट के करीब ले आए और लंगर डाल दिया, लेकिन चालक दल का एक व्यक्ति लापता था। जॉन स्मिथ पहले से ही किनारे पर थे। उस नई और शानदार भूमि का बेहतर दृश्य देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ रहे थे। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, वह अनजाने में उस छिपने की जगह के पास पहुंच गया जहां पोकाहोंटस था। फ्लिट अजनबी की निकटता के बारे में चिंतित था, लेकिन मिकोनो करीब से ताक झांक करने के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम था। और इससे पहले कि पोकाहोंटस उसे रोक पाता, रैकून सामने आ गया। कितना अजीब आदमी है, स्मिथ ने कहा, जबकि मिको ने उस जेब को सूंघा जिसमें उसने खाना रखा था। नवागंतुक ने एक कुकी की तलाश की और उसे छोटे जानवर को दे दिया। मिको ने उस जगह की ओर देखा जहां पोकाहोंटस और फ्लिट छिपे हुए थे और उसने विजयी भाव से कुकी निगल ली। स्मिथ जांच करने के लिए ऊपर जाने ही वाला था।
कि फ्लिट झाड़ियों से बाहर आया। अजनबी का ध्यान भटकाने के लिए टेढ़े मेढ़े पैटर्न में फड़फड़ा रहा था। नीचे से बिगुल की आवाज आई जो स्मिथ को बुला रही थी जहाज पर लौटने के लिए, और इसलिए पोकाहोंटस नहीं था पता चला। अभी के लिए स्मिथ उसी समय पहुंचे जब रैटक्लिफ ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश ध्वज को समुद्र तट पर फहराया। वास्तव में रैटक्लिफ को राजा जेम्स या अपने मूल इंग्लैंड की महिमा के बारे में कुछ भी परवाह नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह नई भूमि उसे सोना और धन दे सकती है, उनकी योजनाओं में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। रैटक्लिफ ने स्मिथ को जंगल में भारतीयों की तलाश करने के लिए भेजा। भारतीय ग्राम सभा पूरी चर्चा में थी। योद्धाओं के एक समूह ने पीले चेहरे देखे थे और पोह ने केकटा से उनके आगमन का अर्थ पूछा। जादूगर ने मुट्ठी भर बारूद आग में फेंक दिया। आग की लपटों से निकलने वाले धुएं ने आग और गड़गड़ाहट उगलने वाले अजीब हथियार चलाने वाले योद्धाओं का रूप ले लिया। फिर वे आदमी जंगली भेड़िए बन गए। पोहाटन चिंतित था। नजर रखने के लिए कुछ लोगों को नदी पर ले जाएं। आशा करते हैं कि वे रुकने का इरादा नहीं करेंगे, उसने कोकम से कहा। जैसे ही जॉन स्मिथ ने जंगल का पता लगाया, उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं है। वह सही था, ये सोचते हुए कि वह पहले ही जा चुका है। पोकाहोंटस चट्टान में अपने छिपने के स्थान से उसी समय बाहर आया जब स्मिथ उसके बहुत करीब एक झरने की ओर बढ़ा। उसे पानी के पार जाते हुए देखे बिना स्मिथ ने पोकाहोंटस पर अपनी बंदूक का निशाना साधते हुए झरना पार कर लिया। उनकी निगाहें मिली, चकित, और उसी क्षण उनके दिल मिले। स्मिथ ने अपनी बंदूक नीचे की और अपना हाथ उस आकर्षक युवती की ओर बढ़ाया जो उसके सामने खड़ी थी। रुको, कृपया, उसने उसे बुलाया। जबकि पोकाहोंटस भाग निकली, स्मिथ ने पोकाहोंटस का नदी तक पीछा किया। चिंता न करें, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब वह अपनी डोंगी में बैठी तो उसने उससे कहा, मेरा नाम जॉन स्मिथ है, आपका नाम क्या है? जैसे ही जॉन स्मिथ ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उनके चारों ओर हल्की हवा चलने लगी और पोकाहोंटस को दादी विलो की बात याद आ गई। अपने चारों ओर की आवाजों को अपने दिल से सुनो। उसने पीले चेहरे वाले अजनबी को डोंगी से बाहर निकलने में मदद करने की अनुमति दी और जब उन्होंने छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अलग होने से रोका। बसने वालों के शिविर में रैटक्लिफ ने अपने आदमियों को सोने की खुदाई करने का आदेश दिया था। जैसे ही पेड़ धरती पर गिरे और धरती झुलस गई, विनाश की आवाज जंगलों में गूंज उठी। बसने वालों को इसका पता नहीं चला, लेकिन पोह योद्धा झाड़ियों में छिपे हुए उन्हें देखते रहे। उसी समय विगिंस ने उस चौप की हड्डी को झाड़ियों में फेंक दिया जिसे रैटक्लिफ खा रहा था। पसी इसकी तलाश में भागा और जब उसे भारतीयों का पता चला तो वह भयभीत होकर चिल्लाने लगा। इससे वे लोग अपने हथियारों की तलाश में भाग गए। वे एक भयानक लड़ाई में शामिल हो गए, जिसमें एक बहादुर योद्धा नमोंटेक घायल हो गया। कोकम नमोंटेक को चीफ पोहटन के तंबू में ले गया। वहां पहुंचकर केकाता ने घायल व्यक्ति पर झुकते हुए कहा, यह एक बहुत ही अजीब घाव है। चीफ ने दर्द से चूर बहादुर योद्धा को देखा और क्रोधित हो गया। उसने कोकम को सभी जनजातियों के योद्धाओं को इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि वे एक साथ मिलकर लड़ सके नया दुश्मन। वे गोरे लोग खतरनाक हैं, उन्होंने कहा। कोई उनके पास न आए। पोकाहोंटस और जॉन स्मिथ नदी के किनारे बात कर रहे थे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि फ्लिट उन्हें देख रहा था। मिको स्मिथ की जेब में घुसने में कामयाब रहा और यह सोचकर कि यह एक कुकी है, उसका कंपास ले लिया। पोकाहोंटस ने स्मिथ को अपने लोगों के कुछ रीति रिवाज सिखाए और उसे हेलो और अलविदा कहने के हाव भाव दिखाए। स्मिथ ने उससे कहा, अभी हम केवल हेलो
पर ही टिके रहेंगे। जब स्मिथ ने उसे लंदन के बारे में बताया तो पोकाहोंटस को एहसास हुआ कि उपनिवेशवादियों का इरादा अपने लोगों के बीच अपनी पुरानी दुनिया की एक प्रति बनाने का था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम आपको सिखा सकते हैं, स्मिथ ने निष्कर्ष निकाला। हमने पूरी दुनिया में जंगली जानवरों के जीवन में सुधार किया है। पोकाहोंटस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जंगली जानवर? जॉन स्मिथ ने सही शब्द खोजने की कोशिश की। ये मेरा मतलब यह नहीं था कि आप एक जंगली व्यक्ति हैं, लेकिन मैं, हाँ, ठीक है, पोकाहोंटस ने कहा। खैर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह ये है कि आप, स्मिथ ने जारी रखा, हम ऐसे नहीं हैं, पोकाहोंटस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, पोकाहोंटस ने स्मिथ का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे लिए पृथ्वी एक मृत चीज है जिसे तुम कर सकते हो, अधिकार। उसने उसे जंगल में ले जाते हुए कहा। वे देवदार के पेड़ों के बीच के रास्तों पर दौड़े, वे बगुलों के पास से गुजरे जो नीली नदी के ऊपर घेरे में उड़ रहे थे। और पोकाहोंटस ने उसे सिखाया कि जानवर, पौधे, हवा, बादल और लोग कुछ जीवित थे और उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। जैसे ही सूरज सिर पर चमका और पत्तियों ने उसे प्रकाश से दूर कर दिया, पोकाहोंटस के शब्द स्मिथ की आत्मा तक पहुंच गए। मैं उसकी तरह हवा के रंग देख सकता था और महसूस कर सकता था कि उसने क्या महसूस किया। वह हमेशा के लिए बदल गई थी। लेकिन जंगल में गूंजती ड्रमों की आवाज ने उस अद्भुत क्षण को समाप्त कर दिया। शहर में कुछ बुरा हो रहा है। स्मिथ के कुछ भी कहने से पहले पोकाहोंटस अपने घर की ओर दौड़ती हुई बोली, बसने वालों के शिविर में। रैटक्लिफ गुस्से में था। उसके आदमियों को कोई सोना नहीं मिला था, और दूसरी ओर स्मिथ केवल पोकाहोंटस के बारे में सोच सकता था। जो हमेशा भूखा रहता था वह पसी की रसीली थाली से खाना चुराने के लिए उसकी दुकान में घुस गया। उसने उसे खोज लिया और उसके पीछे भागा, उस बाड़े को पार करते हुए जिसे बसने वाले खुद को मूल निवासियों से बचाने के लिए बना रहे थे। भारतीय योद्धाओं ने अपने गांव को बसने वालों से बचाने के लिए एक भंडार गृह भी बनाया, और पोहाटन ने पोकाहोंटस को उस आश्रय के अंदर रहने का आदेश दिया। उसने गर्व से अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, जब मैं तुम्हें उस हार के साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को देख रहा हूँ। काश वह यहाँ होती। पोकाहोंटस ने उत्तर दिया, वह यहाँ है, उसके पिता ने चारों ओर देखते हुए उत्तर दिया। जब भी हवा पेड़ों से होकर गुजरती है तो मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। कुछ ही समय बाद, जब पोकाहोंटस और नाकोमा मकई इकट्ठा कर रहे थे, जॉन स्मिथ प्रकट हुए। मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था। स्मिथ ने पोकाहोंटस से फुसफुसाई। नकोमा बहुत डरा हुआ था। पोकाहोंटस ने दुश्मन से बात क्यों की? कृपया इस बारे में कुछ भी न कहें, पोकाहोंटस ने अपनी सहेली से पूछा। जब वह स्मिथ के साथ हाथ में हाथ डाले जंगल में गायब हो गई, वे जल्द ही मंत्रमुग्ध समाशोधन पर पहुंचे। और यह सोचना कि हमने इतनी लंबी यात्रा सिर्फ सोने की तलाश के लिए की थी। स्मिथ ने कहा, सोना क्या है? पोकाहोंटस से पूछा। जब स्मिथ ने उसे समझाया, तो पोकाहोंटस ने आश्चर्यजनक सत्य का खुलासा किया। यहाँ खाने के लिए धूप के रंग का मक्का बहुत है, लेकिन कभी सोना नहीं मिला। अचानक उन्हें हवा के साथ आई एक आवाज सुनाई दी और दादी विलो पुराने पेड़ की छाल से बाहर आईं। स्मिथ इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह पोकाहोंटस की गोद में गिर गया। हेलो, जॉन स्मिथ, दादी विलो ने कहा। पोकाहोंटस, वह पेड़ मुझसे बात कर रहा है, जॉन स्मिथ ने कांपते हुए कहा। डरो मत, जवान आदमी, लड़की ने मजाक में कहा। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। दादी विलो कुछ क्षण बाद
स्मिथ और दादी विलो दो पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहा था और पोकाहोंटस को उसी समय इसका एहसास हो गया। दादी विलो को अपना नया दोस्त पसंद आया। स्मिथ, दोस्त आप कहाँ हैं? जब वह पोकाहोंटस के साथ जंगल से गुजर रहा था तो बेन ने टोक दिया और स्मिथ दादी विलो के पीछे छिप गया। ये जगह मुझे ठंडक देती है, लोन ने कहा। फिर दादी विलो ने अपनी एक जड़ उठाई और लोन को पछाड़ दिया। दोनों अंग्रेज भयभीत होकर भाग गए। स्मिथ शिविर में लौटने के लिए तैयार हो गया। मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा? पोकाहोंटस ने उससे पूछा। आज रात, स्मिथ ने उत्तर दिया। यहीं, मुझे आपका इंतजार रहेगा, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पोकाहोंटस ने स्मिथ को जंगल से गुजरते हुए देखा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। मुझे गांव में रहना चाहिए और इसके बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन कुछ मुझे बताता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। शायद यह आपका सपना है, दादी विलो ने सुझाव दिया। मेरा सपना? पोकाहोंटस ने चिल्लाकर कहा। जो तीर घूम रहा था वह उसकी ओर इशारा कर रहा था। दादी विलो मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि आपको अपना रास्ता मिल गया है, उसने चुपचाप कहा। पोकाहोंटस ने दादी विलो के शब्दों के बारे में सोचा जब वह घर वापस चली गई। पोकाहोंटस कोकम देखते हुए चिल्लाई गांव में इकट्ठे हुए लोगों से, उन्हें देखो, अब हम उन श्वेत राक्षसों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त योद्धा हैं। उसके शब्दों से भयभीत होकर पोकाहोंटस अपने पिता की तलाश में गई और उनसे लड़ने के बजाय बसने वालों से बात करने की विनती की। वे बात नहीं करना चाहते, उसके पिता ने चिंतित होकर उत्तर दिया। लेकिन अगर उनमें से कोई बात करना चाहे तो आप सुनेंगे, है ना पापा? उन्होंने अधीरता से अपनी बेटी की ओर देखा। पोहर अवश्य, कहा, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अब आप सुरक्षित स्थान पर रहें जब तक मैं काउंसिल से बात करने जाऊं। जब स्मिथ शिविर में लौटे तो रेडक्लिफ उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लड़ने के लिए तैयार करें, उन्होंने आदेश दिया। आइए उन हैवानों को हमेशा के लिए खत्म कर दें और इसी तरह सोना हमारा होगा। स्मिथ ने रेडक्लिफ को समझाने की कोशिश की कि सोना नहीं है। उसने उसे मकई का एक कान दिखाया और बताया कि भारतीयों के पास केवल भोजन है जिसे वे आटे और कुकीज के बदले में ले सकते हैं। लेकिन रेडक्लिफ ने इस बारे में बात करने की पेशकश भी नहीं की। जो कोई भी किसी भारतीय को देखता है और उसे नहीं मारता, उसके खिलाफ न्याय किया जाएगा और देशद्रोह के लिए फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसने ऐलान किया। उस रात, जब नाकोमा गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तो उसे तख्त के पास पोकाहोंटस मिली। स्मिथ पोकाहोंटस से मिले। उन्होंने कहा, आप उसके साथ नहीं जा सकते, वह उनमें से एक है। आप अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, पोकाहोंटस ने कहा जब वह जंगल में भाग गई। उसे यकीन हो गया कि उसकी सहेली उसे समझ नहीं पाए। नाकोमा पोकाहोंटस के बारे में इतनी चिंतित थी कि वह कोकम को बताने गई कि वह कहाँ गई थी। जैसे ही उसके लोग युद्ध के लिए तैयार हुए, स्मिथ और पोकाहोंटस मंत्रमुग्ध समाशोधन पर पहुंचे। उन्होंने कहा, शायद इसे रोकने में अभी देर नहीं हुई है। पोकाहोंटस, मेरे साथ आओ और मेरे पिता से बात करो। मैंने पहले ही अपने लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेकार है। अचानक पसी मिको की तलाश में समाशोधन में दिखाई दिया। उन्होंने एक दूसरे का पीछा किया जबकि स्मिथ और पोकाहोंटस ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। देखो, मैंने क्या बताना चाहता हूँ, जब दो पक्ष लड़ना चाहते हैं तो इसे कोई नहीं रोक सकता, स्मिथ ने दुखी होकर कहा।
उसी समय दादी विलो प्रकट हुई और उन्होंने अपनी एक शाखा पानी में डाल दी। लहरों को देखो, उन्होंने स्मिथ को संबोधित करते हुए कहा। वे पहले छोटे होते हैं, लेकिन फिर बड़े होते जाते हैं। किसी के पास है, स्मिथ ने दादी विलो को समझा। ठीक है, चलो अपने पिता से बात करें, उनके साहस से प्रेरित होकर। पोकाहोंटस ने उन्हें गले लगाया और उन्होंने प्यार से चूमा। उसी क्षण कोकम प्रकट हुआ, जिसने प्रेमियों का आलिंगन तोड़ दिया और स्मिथ पर टूट पड़ा। वे कोकम का चाकू पाने के लिए लड़े, जबकि पोकाहोंटस भयभीत होकर देखती रही। थॉमस झाड़ियों से बाहर आया, और जब उसने देखा कि कोकुमा स्मिथ पर चाकू घोंपने वाला है, तो उसने अपनी बंदूक से गोली चला दी, जिससे बहादुर योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गया। जब कोकम गिर गया, तो उसने वह हार पकड़ लिया जिसे पोकाहोंटस अपनी शादी के दिन पहनने वाली थी, जो उसके बेजान शरीर के बगल में जमीन पर गिर गया। चले जाओ, थॉमस, स्मिथ चिल्लाया, क्योंकि योद्धाओं का एक समूह उन पर टूट पड़ा। पोकाहोंटस ने अविश्वास से देखी जब स्मिथ को ले जाया गया। उस पर कोकम की मौत का आरोप लगाया, पहले से ही गांव में। पोहटन ने स्मिथ को भोर में मरने की निंदा की। जब पोकाहोंटस ने विरोध किया, तो उसके पिता के शब्द ऊंचे लग रहे थे। उसके कानों में कठोर, कोकम तुम्हारी मूर्खताओं के कारण मर गया, उसने कहा। तुमने अपने पिता को शर्मिंदा किया है। स्मिथ को उस स्टो में ले जाया गया जहां वह था। अगले दिन तक अकेले रहे। लेकिन नाको में पोकाहोंटस ने अभिभावकों को बताया कि बेटी बॉस उस आदमी को देखना चाहता था जिसे उसने मारा था कोकम के पास, और उन्होंने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। बेहतर होता कि हम कभी न मिले होते, उसने उदास होकर कहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। तुम्हारे बिना 100 साल जीने के बजाय मैं कल मरना पसंद करूंगा। ज्ञात स्मिथ ने विरोध किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, पोकाहोंटस फुसफुसाए। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, स्मिथ ने उत्तर दिया। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बीच थॉमस शिविर की ओर भाग गया था। भारतीय चिल्लाना। उन्हें स्मिथ मिल गया। क्या आप इसे देखते हैं? रैटक्लिफ ने कहा। स्मिथ ने उसका दोस्त बनने की कोशिश की और देखो उसका क्या हुआ। अब समय आ गया है कि हम उन सभी को खत्म कर दें। हमें अपने आदमी को बचाना होगा। पोकाहोंटस, बहुत उदास, मंत्रमुग्ध समाशोधन की ओर बढ़ गई। मुझे लगा कि मेरा सपना मुझे जॉन स्मिथ के पास ले जा रहा है, दादी विलो ने उसे बताए। पर मैं गलत था। उसी समय मिको ने उसे जॉन स्मिथ का कंपास दिया। जब उसने उसे लिया, तो कुछ आश्चर्यजनक हुआ। तीर घूम गया और वह जानती थी कि यह उसके सपने का संकेत था। मुझे वापस जाना है, उसने उत्साह से कहा। अचानक तीर चलना बंद कर दिया। पोकाहोंटस ने जिस दिशा में इशारा किया था उस ओर देखा और प्रकाश देखा। सुबह में। बहुत देर हो चुकी है। मैं क्या कर सकती हूँ? आत्माओं को जाने दो, दादी विलो ने कहा। पृथ्वी आपका मार्गदर्शन करे। बसने वाले सशस्त्र और भारतीयों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार, एक क्रोधित सेना की तरह जंगल पार कर गए। उसी समय भारतीय गंभीरता से आगे बढ़े निष्पादन का स्थान। उन्हें नहीं पता था कि बसने वाले भी चट्टान के पास आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चट्टान के शीर्ष पर दुश्मनों की हिंसक मुठभेड़ को कोई नहीं रोक सकता। योद्धाओं ने स्मिथ को मजबूर कर दिया उसके सिर को एक सपाट पत्थर पर रखना। जैसे ही मुख्य पोहटन ने अंतिम प्रहार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, बसने वाले झाड़ियों में घुस गए और आग खोलने के लिए तैयार हो गए। अचानक पोकाहोंटस प्रकट हुई और स्मिथ पर झपटा। नहीं, चिल्लाना। यदि तुम उसे मारोगे, तो तुम्हें मुझे भी मारना पड़ेगा। नफरत का रास्ता हमें यहाँ तक ले आया है। ये सब बदलाव तो आप ही कर सकते हैं पापा।
हवा चलने लगी और पोहटन को लगा कि पोकाहोंटस की माँ की आत्मा उसे अपनी बेटी की बातें सुनने के लिए कह रही है। पोकाहोंटस साहस और समझदारी से बात करती है, अब से कोई मौत नहीं होगी। आइए हम स्वयं का नेतृत्व करें शांति का मार्ग। योद्धाओं ने अविश्वास के साथ अपने हथियार नीचे करना शुरू कर दिया। ये हमारा मौका है, रैटक्लिफ चिल्लाया। गोली मार। लेकिन अंततः उपनिवेशवादियों को गवर्नर की भारी महत्वाकांक्षा का पता चल गया और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। हताशा में रैटक्लिफ ने बंदूक उठाई और पोह को गोली मार दी, यह महसूस करते हुए कि क्या होने वाला है। स्मिथ ने चीफ पोहाटन पर झपट्टा मारा और उसे नीचे गिरा दिया। इस प्रकार भारतीय को निशाना बनाकर चलाई गई गोली बहादुर स्मिथ को लगी। बस्तीवासी क्रोधित हो गए। उसे पकड़ो, बेन चिल्लाया, जबकि लोन और खुद रैटक्लिफ को पकड़ लिया। तुरंत ही गवर्नर को जंजीर से बांधकर जहाज में बंद कर दिया गया। जॉन स्मिथ एक स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, जब सुज़ैन कॉन्स्टेंट इंग्लैंड लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। पोकाहोंटस मुख्य पोहाटन, नाकोमा और बाकी जनजाति के साथ शिविर में दिखाई दिए। वे कंबल लेकर आए और बसने वालों के लिए मक्का। थॉमस ने पोकाहोंटस से संपर्क किया। आपके जीने का एकमात्र मौका वापस लौटना है। अगर वह यहाँ रुका तो मर जाएगा। उसने स्मिथ के बगल में घुटने टेक दिए। पोकाहोंटस यहाँ। उसने उसे एक बैग थमाते हुए कहा, ये ग्रैनी विलो छाल है, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। पोहाटन ने पास आकर अपना लबादा स्मिथ के ऊपर रख दिया। आपका हमारे बीच हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद मेरे भाई, उसने धीरे से कहा। उसी समय मिको और फ्लिट आए। वे पोकाहोंटस की मां का हार लेकर आए और उन्होंने उसे बड़े प्यार से उस युवती पर रखा। स्मिथ ने पोकाहोंटस की ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? उसने पूछा। पोकाहोंटस, आपके कारण युद्ध रुक गया। यदि आप चले जाएं। पोकाहोंटस ने अपने पिता से विनती की। पोह ने कहा, आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। जब पोकाहोंटस शांति के संकेत के रूप में भूखे निवासियों के साथ भोजन की टोकरियां साझा करके समुद्र तट पर भारतीयों को परेशान करता है, तो वह जानती थी कि उसका रास्ता क्या होना चाहिए। उसके आंसुओं ने जॉन स्मिथ को उसके निर्णय को उसके शब्दों से बेहतर व्यक्त किया। वह अपने लोगों और गोरे लोगों के बीच एकता बनाने में मदद करने के लिए रुकेंगे। तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वह फुसफुसाए। स्मिथ, नहीं, तुम्हें वापस आना होगा, उन्होंने उत्तर दिया। पोकाहोंटस, चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। पोकाहोंटस अंदर की ओर झुकी और उन्होंने एक आखिरी चुंबन साझा किया। पोकाहोंटस ने जॉन स्मिथ को एक नाव में ले जाते हुए देखी। उसने आराम के लिए अपना सिर पोहाटन के कंधे पर रख दिया और रोने से बचने के लिए संघर्ष किया। स्मिथ को जहाज पर लाद दिया गया और सुसान कॉन्स्टेंट की पाल हवा में लहराने लगी। पोकाहोंटस अपने पिता की गोद छोड़कर जंगल में गायब हो गई, अपनी पसंदीदा चट्टान से। पोकाहोंटस को अपने चारों ओर हवा का झोंका महसूस हुआ, जो जॉन स्मिथ की नाव को नदी से नीचे समुद्र की ओर खींच ले गया।